नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में। और जैसा कि आपको याद है कि प्रीवियस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तक कर चुके हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी कुछ किया था वो सारा का सारा इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स था। इस वजह से उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोला जाता है। तो आज का लेक्चर हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना है, क्योंकि आज के लेक्चर में जो इंटीग्रेशन होगा उसमें लिमिट्स भी होंगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। अगर इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होती हैं तो उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है, और अगर इंटीग्रेशन में लिमिट्स यूज़ की जाती हैं तो उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है। अब जो बच्चे एकदम फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो ज़रा समझ लें लिमिट्स और लिमिट्स नहीं होने का क्या मतलब है। तो देखिए, मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होता है। कहने का मतलब किसी चीज को इंटीग्रेट करो तो मान लेते हैं कुछ आता है। अब देखो यहां पर कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, मतलब ये नहीं बोला जा रहा कि कहां से कहां तक कैलकुलेट करो। मतलब यहां कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कैलकुलेट द इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 5। इस टाइप की कोई बात नहीं की जा रही यहां पर, है ना। यहां पर कोई इस टाइप की बात नहीं की जा रही कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 5, या फिर फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू -10 टू एक्स इज इक्वल टू +10। इस टाइप की कोई बात नहीं कर रहे हैं, यहां कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, इस वजह से इसको इनडेफिनेट बोलते हैं। लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट्स भी होती हैं। तो लिमिट्स यहां कुछ ऐसे रखी होती हैं, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। तो अगर ऐसी लिमिट्स रख दी जाती हैं, तो इसी को बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें कुछ नया नहीं होता है, बस फाइनली लास्ट में क्या करते हैं, इन वैल्यूज को रख देते हैं। मतलब प्रॉपर नॉर्मल मैनर में पहले इंटीग्रेशन करते हैं। जो भी कुछ अपन ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था इंटीग्रेशन का, सब कुछ यहां पर वैलिड है, आप सब कुछ यूज कर सकते हो। तो फंडा ऐसा है कि आप पहले नॉर्मल मैनर में इंटीग्रेशन करो, देन लास्ट में इन वैल्यूज को रखोगे। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को। तो मान लेते हैं नॉर्मल मैनर में इंटीग्रेशन हो गया। अब ये जो आएगा आप इसको एक डब्बे में बंद करोगे, ऐसा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। उसके बाद इन लिमिट्स को रखने का तरीका ये होता है कि एक बार अपर लिमिट रखो, देन माइनस करके लोअर लिमिट रखो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो, एक बार आप यहां b रखते तो ये बनता g ऑफ b, ये अपर लिमिट हो गई। देन आप माइनस लगाओगे और एक लोअर लिमिट रख दोगे, तो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब यहां जो भी कुछ लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर बेस्ट। तो देखो, मान लेते हैं लिखा होता इंटीग्रेशन 3x² dx, एंड जो लिमिट है वो मान लेते हैं जाती है 0 से 1। यह हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो नॉर्मल मैनर में मैं इंटीग्रेशन करूंगा। तो देखो, 3 बेचारा कांस्टेंट जिसको कोई पूछता नहीं है, x² का कोफिशिएंट, x² का इंटीग्रेशन बनेगा x⁻2+1 डिवाइडेड बाय 2+1। ये x² का इंटीग्रेशन हो गया। ये किसके इक्वल आ जाएगा, x³ के। देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो आप नॉर्मल मैनर में इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स की बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना। तो पहले आप प्रॉपर इंटीग्रेट करो, जो प्रीवियस लेक्चर अपन ने देखे हैं इंटीग्रेशन के उसको यूज करके। तो पहले आप प्रॉपरली इंटीग्रेट कर लो, देन लास्ट में आप आकर के लिमिट्स की बात करो, एकदम आखिरी में। बीच में परेशान नहीं होना लिमिट्स को लेकर के। पहले आपको इंटीग्रेशन पे ध्यान रखना है, प्रॉपर इंटीग्रेशन पे ध्यान लगाओ। इंटीग्रेशन कर दिया आपने x³, अब आप लिमिट्स के बारे में सोचो। तो लिमिट्स आपने रख दी 0 से 1। अब क्या करना है, एक बार 1 रखूंगा तो ये बनेगा 1³, देन 0 लगाऊंगा, देन माइनस लगाऊंगा और फिर 0 रखूंगा। सिंपल है। एक बार अपर लिमिट रखा तो बना 1³, देन माइनस,
फिर लोअर लिमिट रखा 0 तो बन गया 0³ और फाइनल आंसर अपना 1 आ गया। तो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इतना इजी होता है, बहुत इजी टॉपिक है। तो वीडियो पॉज करें, हेडिंग नोट करें, और ये इसकी थ्योरी है, ये एग्जाम्पल है, इसको भी नोट करें। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन पर कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कि पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, लिमिट्स दी हुई हैं 0 से पाई, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत इजी है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाता है, देन लिमिट्स रखता मैं 0 से पाई, ऐसा होता। अब यहां पर आप डायरेक्टली वैल्यू रख के आंसर तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर मैं छोटी सी काम की बात कहना चाहता हूं। वो काम की बात ये है कि देखो एक माइनस यहां पहले से है, फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो एक और माइनस आएगा। देन जब अपर लिमिट में आप cos पाई रखोगे, cos पाई का मतलब cos 180, वो भी -1 होता है, तो 3 माइनस आ जाएंगे अंदर जाकर के। तो हो सकता है कि आगे जाकर के कोई बच्चा यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे, है ना। ऐसे कॉन्सेप्चुअल कोई दिक्कत नहीं है, बस कभी कभी बच्चे यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो जो बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं उनके लिए मेरा एक सिंपल सा एडवाइस है, वो ये है कि आप ना इस माइनस को पहले ही अलग कर दो। कैसे? इस माइनस को पहले ही अलग कर दो, इसका ये मतलब हुआ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। अब लिमिट्स रख देते हैं, माइनस पहले से अलग कर दिया मैंने, अब पाई रखता हूं अपर लिमिट, तो बनेगा cos पाई माइनस लोअर लिमिट cos 0, ऐसा होता। तो माइनस cos पाई मतलब cos 180 जो कि -1 होता है, एंड cos 0 वो 1 होता है। तो यहां से सॉल्व होकर के आंसर आ गया 2। तो इतना इजी होता है। नोट करें, वीडियो पॉज करके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, 2-3 एग्जांपल और देखते हैं इस पे अपन। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। मान लेते हैं हमसे पूछा जाता इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फ्रॉम 0 to पाई, ऐसा कुछ पूछा जाता। तो इसको भी वैसे ही ट्राई करेंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, ऐसा। देन उसके बाद रखता मैं अपर लिमिट दैट इज साइन पाई माइनस लोअर लिमिट दैट इज साइन 0, ऐसा होता। ये ऐसा हो जाता। अब साइन पाई का मतलब होता है साइन 180, वो भी 0 होता है, और साइन 0 वो भी 0 होता है। तो ये बन जाएगा 0 - 0 = 0। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं हमसे पूछ लिया जाता है इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम -1 to 1, ये हमसे पूछा गया है। इसको ट्राई करते हैं। x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? x की पावर में अगर आपको कुछ भी नहीं दिखता है तो आप इसमें x पावर 1 मान सकते हो, ठीक है। x की पावर में अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था तो आप इसको x पावर 1 मान सकते हो। देन ये हो जाएगा x पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, जो कि होता है x²/2, ऐसा। ये इंटीग्रेशन हो गया, पहले नॉर्मल मैनर में इंटीग्रेशन हो गया। देन अब मैं लिमिट्स की बात करूंगा, -1 से 1, ऐसा होता। तो एक बार रखूंगा इस पे अपर लिमिट। तो देखो अपर लिमिट रखता तो ये बनता 1²/2। ये देखो अपर लिमिट रखा तो बनता 1²/2। फिर माइनस लगाता, अब मुझे x की जगह क्या रखना है? -1, तो ये बनेगा -1²/2, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो 1/2 - 1/2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इतना इजी होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैं मान के चलता हूं ये आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। और इतना नोट करिए वीडियो पॉज करके। फिर मैंने कहा था जैसा कि इंटीग्रेशन के और भी मीनिंग्स होते हैं,
अभी तो हमने सिर्फ एक ही मीनिंग सीखा था जो कि था रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो इंटीग्रेशन के और मतलब होते हैं वो अपन इसके बाद समझते हैं। तो वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें। तो इंटीग्रेशन के दो मतलब और होते हैं, दोनों मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। दोनों जो मीनिंग्स होते हैं मैं बारी बारी से समझा रहा हूँ। तो ये नोट लिख के मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन का मतलब समेशन भी होता है, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना भी होता है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। देखिए एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। देखो मान लो इंटीग्रेशन डीएक्स होता, ठीक, ये मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो ये मैं आपको लॉजिकली कैलकुलेट करके भी बता रहा हूं इसकी हेल्प से, और फिर इसमें हम वो जो x पावर n वाला फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से भी इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखना दोनों से एकदम सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पहले क्या यूज किया जाए, पहले इस नोट को यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन कहता है, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन भी होता है, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना भी होता है। dx का क्या मतलब होता है, dx का मतलब होता है 0.000000000001। मतलब dx का क्या मतलब है, अ वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x। dx का ये मतलब होता है, ये बहुत छोटी वैल्यू है ना। dx का क्या मतलब है, ये बहुत 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 छोटी वैल्यू है। इस चीज को ऐसे मान लो, आप मान लो कि ये कोई रॉड होती। अब थोड़ा सा फिजिक्स में जा रहे हैं अपन, है ना, अब मैथ्स 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 बहुत हो गया, थोड़ा सा फिजिक्स में एंट्री ले रहे हैं। तो देखो मान लेते हैं इंटीग्रेशन डीएक्स आपको कैलकुलेट करना है। मान लो ये कोई रॉड है, मान लो ये कोई रॉड है और इस रॉड की जो लेंथ है वो x है। मान लो आप ये कोई रॉड है और इस रॉड की जो लेंथ है वो x है, और इस रॉड का कहीं कोई छोटा सा टुकड़ा है, एकदम छोटा सा टुकड़ा, और इस छोटे से टुकड़े की जो लेंथ है ना वो dx है। ठीक है, तो आप ये छोटा सा टुकड़ा है, बहुत छोटा सा टुकड़ा, जिसकी लेंथ क्या है dx। कितना छोटा टुकड़ा है ये, इसकी लेंथ कितनी होती होगी 0.0000000001, इतना छोटा टुकड़ा है। तो अब मैं इसको यूज करने जा रहा हूं, मैं कहने जा रहा हूं कि इंटीग्रेशन का मतलब समेशन भी होता है। तो अगर मैंने इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि जितने छोटे छोटे टुकड़े हैं dx के, यहां पर जितने अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े, यहां पर जितने इनफाइनाइट छोटे छोटे टुकड़े होते होंगे x के, जिनको कि नाम दिया जा रहा है dx, तो अगर इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल x आ जाना चाहिए ना। पता नहीं समझ में आता है नहीं भाई, लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। इंटीग्रेशन dx मुझे कैलकुलेट करना है। इंटीग्रेशन dx का मतलब है, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, समेशन। तो इंटीग्रेशन dx का क्या मतलब होगा, छोटे छोटे dx को ऐड करना। तो अगर आप यहां पर इन सभी छोटे छोटे dx को आप ऐड कर दोगे तो टोटल x आ जाएगा। तो लॉजिकली ये x के इक्वल आ जाना चाहिए, तो ये इसका आंसर होता होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट भी आता होगा +c, उसकी अपन बात नहीं कर रहे फिलहाल। तो ये अपन ने लॉजिकली कैलकुलेट कर दिया कि इंटीग्रेशन dx क्या होता होगा, x होता होगा। अब जरा इसी चीज को फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब पक्का 1 होता होगा, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब पक्का 1 होता होगा। 1 की जगह पर x पावर 0 लिखा जा सकता है, एंड इसमें फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं x पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, तो भी क्या आ गया, x आ गया। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना एकदम सही है। इंटीग्रेशन dx आप इंटीग्रेशन से निकालोगे तो भी x आएगा, और इंटीग्रेशन dx अगर आप ऐड कर करके निकाल दोगे, है ना, छोटे छोटे dx को ऐड कर देना, तो छोटे छोटे dx अगर आप ऐड कर देते तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलता। तो इंटीग्रेशन मींस समेशन, ये हमने समझ लिया। इसका एक और मीनिंग है, रुकना इसको मिटाता हूं मैं जरा। ये इंटीग्रेशन मींस समेशन पर एक और एग्जांपल देखते हैं अपन।
एक और एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, ये जो हमने समझाया है इसको जरा और अच्छे से लिख दें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये तो सिंपली फॉर्मूले से आ गया। इसी को अपन बाय द डेफिनेशन ऑफ समेशन लिखते तो यही चीज ऐसी हो जाती, इंटीग्रेशन dx मतलब सभी छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर देना। मतलब यही होता, पहला टुकड़ा प्लस दूसरा टुकड़ा प्लस तीसरा टुकड़ा डैश 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 डैश, ऐसे अनगिनत टुकड़े, और ये टोटल क्या आ जाता, x आ जाता। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, देन उसके बाद जो इंटीग्रेशन का नेक्स्ट मीनिंग होता है वो भी अपन समझते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम आप बोलने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन का ग्राफ में भी कुछ मतलब होता होगा। जैसे कि याद करो, डिफरेंशिएशन आपने जब पढ़ा था तो उसमें ग्राफ का उसका मतलब था कि जो dy बाय dx से जो भी कुछ आता है, अगर उसमें फाइनली वैल्यूज रख दी जाए तो वो बेसिकली tan थीटा के इक्वल होता है। और tan थीटा में थीटा क्या था, एंगल मेड बाय टेंजेंट, ऐसा कुछ हमने डिफरेंशिएशन में देखा था। तो जैसे वहां पर ग्राफ से कुछ कुछ मतलब निकाला था, वैसे ही यहाँ पर भी इसका ग्राफ से कुछ कुछ मतलब होता है। तो उस चीज को अपन जरा समझते हैं। मान लीजिए ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, और मान लो कि ऐसा कोई ग्राफ था, ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पर इस जगह पर जो x की वैल्यू थी वो a थी, और कहीं इस जगह पर जो x की वैल्यू है वो b है। यहां x कोऑर्डिनेट a है, वहां x कोऑर्डिनेट b है। और मान लेते हैं कि हम इतने पार्ट का एरिया निकालना चाहते हैं, a से लेकर के b तक का हम एरिया निकालना चाहते हैं। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या काम किया, इस एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया। इस छोटे से टुकड़े की जो विड्थ थी उसको हमने dx बोला। इस छोटे से टुकड़े की जो विड्थ थी उसको हमने dx बोला। और इस टुकड़े की जो हाइट हुआ करती थी उसको तो y बोलते हैं ऑलरेडी। x, y जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें y का क्या मतलब होता है, यही तो होता है ना, y का मतलब हाइट होता है। अगर कोई पॉइंट दिया है x, y तो उसका यही मतलब होता है, y कोऑर्डिनेट क्या बताता है, हाइट बताता है। तो ये तो ऑलरेडी y होता है, ये तो हमको पहले से पता है। अब मुझे ये पूरा एरिया निकालना है। तो इस पूरे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये छुटकू सा एरिया कंसीडर किया, इतना एरिया। इस छोटे से एरिया को हमने क्या बोला, dA, है ना। अब अगर मुझे टोटल एरिया लिखना है, अगर मुझे टोटल एरिया लिखना है, यहां से यहां तक का एरिया अगर मुझे लिखना है, तो क्या लिखूंगा कि अगर इन छोटे छोटे एरिया को, ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रिप्स होती होंगी ना, ऐसे बहुत सारे वर्टिकल स्ट्रिप्स होती होंगी, यहां भी माना जा सकता है, यहां भी माना जा सकता है, हो सकता है थोड़े आगे भी माना जा सकता हो। तो हमने इतना छोटा सा एरिया कंसीडर किया, फिर हमने कहा कि अगर इन सभी छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दिया जाए तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है, सभी छोटे छोटे एरिया को ऐड किया जाए तो टोटल एरिया आना चाहिए। सभी छोटे छोटे एरिया को ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन करना। अभी तो समझा है कि एडिशन और इंटीग्रेशन एक ही होता है। अब इस डायग्राम को देखिए, डीए लिखना है आपको। डीए मतलब इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया dx और हाइट हो गई y। और ये एरिया आपको कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है, a से लेकर के b तक। तो आप लिमिट्स रख दोगे यहां पर a से b। तो ये होता है इंटीग्रेशन का एक और काम। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बचपन में पढ़ा होगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वो भी इंटीग्रेशन से प्रूफ किया जा सकता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, वो भी इससे प्रूफ किया जा सकता है। सब कुछ इससे प्रूफ हो जाता है। हमको प्रूफ में नहीं जानना है, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। और कॉन्सेप्ट यही है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली हमको क्या बताता है, एरिया बताता है।
तो इंटीग्रेशन के टोटल 3 मतलब हमने समझ लिए हैं। पहला मतलब था इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दूसरा मतलब था इंटीग्रेशन का समेशन, एंड इसी की हेल्प से हमने एक और मीनिंग बना लिया, इंटीग्रेशन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एरिया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी जो हमने सीखा कि जो इंटीग्रेशन है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है, उससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को हम 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार विदाउट इंटीग्रेशन, देन एक बार इंटीग्रेशन से, सो दैट प्रूफ हो जाए इस एग्जाम्पल की हेल्प से कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में एरिया ही बताता है। मतलब अगर अभी भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है इस बात पे, तो उस इंसान को प्रूफ करने के लिए ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, सिंपल। मान लेता हूं यहां से एक लाइन गई है, ऐसी लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स, और हमसे बोला जाता है, रुक जाओ थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x, और हमसे पूछा जाता है कि ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यहाँ 0,0 है, यहाँ 1,0 है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये 1 है, अगर यहाँ x 1 है, देखो 1,0 का क्या मतलब होता है, x की वैल्यू 1 है, तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो y कितना हो जाएगा, अपने आप 2 हो जाएगा ना। देखो ना ध्यान से, सिंपल सी चीज है, ये x कोऑर्डिनेट है ना, तो जब x की वैल्यू 1 आप यहां रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं भी दिए जाते तो भी हम निकाल सकते थे। अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं भी होते तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, इक्वेशन की हेल्प से, सिंपल, x की जगह 1 रखा तो y कितना आ जाएगा, 2, तो बन गया वो 1,2। अब हमसे इस ट्राइंगल का एरिया पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में आते हैं, पहले इंटीग्रेशन से ट्राई करते हैं। तो हम बोलेंगे, हम कहेंगे एरिया मतलब इंटीग्रेशन y dx, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो देखो x कहां से कहां तक गया है, 0 से 1 तक, तो लिमिट लग जाएगी 0 से 1। देन y की वैल्यू 2x, इसको इंटीग्रेट करेंगे। 2 बेचारा कांस्टेंट, कोई पूछता नहीं है उसको, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, लिमिट जाएंगी 0 से 1। ये 2 से ये 2 कैंसल हो गया, लिमिट्स रख दिए, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1। तो ऐसे कैलकुलेट हो गया एरिया। अब इसी एरिया को जरा अपन सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके कैलकुलेट करें। तो देखो सिंपल मैथमेटिक्स यहां लगाते हैं, ये 0 है, ये 1 है, तो इस ट्राइंगल का बेस कितना हो जाएगा, 1। y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 2। तो अगर डायरेक्टली यहां से भी देखें, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस हाइट, तो देखो कितना आ जाएगा, हाफ बेस हाइट। तो अगेन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता और ये 1 आ जाता। तो बार बार यही प्रूफ होता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एरिया रिप्रेजेंट करता है। अब वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो, या एरिया ऑफ सर्कल हो, या एरिया ऑफ एलिप्स हो, या पैराबोला हो, या एरिया ऑफ साइन एक्स ग्राफ हो, या कॉस एक्स ग्राफ हो, किसी भी टाइप का ग्राफ हो, सब में वो एरिया ही रिप्रेजेंट करेगा। तो वीडियो पॉज करेंगे, इस एग्जाम्पल को नोट करेंगे, देन उसके बाद एक और काम की बात बतानी है, देन उसके बाद इंटीग्रेशन खत्म है। तो यहाँ पर मुझे 2 काम की बातें बतानी है जो कि फिजिक्स में कई बार यूज होती रहती हैं। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको आप याद कर लेना, फायदे में रहोगे, पहले से याद होगा। अगर पहले से याद होगा तो कैलकुलेशन में आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि एरिया जो होता है वो वेक्टर होता है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो फंडा इसका बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर ऐसा कुछ ग्राफ दिखता है
अगर ऐसा कुछ ग्राफ दिखता है तो ये जो ऊपर वाला एरिया होता है इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और ये वाला जो नीचे वाला एरिया है इसको हम नेगेटिव मानते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा कोई ग्राफ आपके सामने आएगा तो ऊपर वाला एरिया आप पॉजिटिव मान सकते हो, नीचे वाला एरिया आप नेगेटिव मान सकते हो। ये साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं फिजिक्स में। पहली बात ये है। दूसरी जरूरी बात, नोट के फॉर्म में मैं आपको लिखा रहा हूं, वो भी आप नोट के फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरी जरूरी बात यह है कि फिजिक्स में ना साइन और कॉस बार बार आते रहते हैं। तो मैं क्या कहता हूं बच्चों से कि ना आप साइन और कॉस का एरिया पहले से ही याद कर लो, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो वो ऐसा आता है। ये मैंने साइन एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। अब आपको ये सोच के बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये ग्राफ कैसे आया, मैं कैसे बनाऊंगा ये ग्राफ। आपको ये सब नहीं सोचना है ना, वो सब बाद की बातें हैं। मैं फिलहाल आपसे सिर्फ काम की बात याद करने को कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है, अपना टाइम सेव करना है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप इस ग्राफ को याद कर लो, ठीक है। अब इस ग्राफ को कैसे याद करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये साइन एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है। यहां पर सबसे स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है यहाँ 0 होता है, देन पाई होता है यहाँ, देन यहाँ 2 पाई होता है, देन यहाँ 3 पाई होता है, और ये ग्राफ ऐसा चलता रहता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो एक ये पहाड़, फिर ये खाई, फिर पहाड़, फिर खाई। तो पहाड़ खाई ये सब चल रहा है। तो इसमें किसी भी एक पहाड़ या किसी भी एक खाई का जो एरिया होता है वो 2 होता है। मतलब ये जो शेडेड एरिया होता होगा, इसको थोड़ा जूम कर दें अपन, ये जो शेडेड एरिया होता है ना, ये एरिया 2 यूनिट्स होता है। तो ये भी 2 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको ये बात याद होती है तो आप रहोगे बहुत फायदे में। समझाता हूं कैसे। देखो, अगर आपसे कोई कहता कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स बता दो 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, मतलब ये वाला एरिया। सिंपल सी बात है। अब अगर आपको पहले से याद है कि ये 2 होता है तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर लिख पाओगे कि 2 होता है। और समझते हैं, मान लो इसी में आपसे कोई पूछ लेता इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स फ्रॉम 0 टू कहां तक पूछ लू मैं, 3 पाई पूछ लेता हूं। चलो यहां तक पूछ लिया मैंने, 0 से लेकर के 3 पाई तक। 0 से लेकर 3 पाई मतलब यहां से लेकर के यहां तक का एरिया। देखो, यहां से लेकर के यहां तक का एरिया। तो अगेन आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप इंटीग्रेशन में टाइम बर्बाद कर लो, एंड दूसरा ऑप्शन आप डायरेक्टली ग्राफ से एरिया लिख दो। तो देखो, जब आप यहां से यहां तक के एरिया की बात करते, इतना एरिया, तो उसमें आता ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ये वाला एरिया लिखा जाता +2, ये वाला एरिया +2, ये वाला एरिया लिखा जाता -2, एंड लास्ट में ये वाला एरिया फिर से +2। तो आपका आंसर क्या आ जाता है 2। तो ऐसे आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो ये बात जरूरी होती है। मतलब फिजिक्स में कई बार साइन और कॉस आता रहता है, ठीक है। तो अगर आप इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट हो तो आप इंटीग्रेट तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप इस ग्राफ को याद कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें। उसके बाद एक और ग्राफ बता देता हूं। ये तो सिर्फ साइन का था, एक और कॉस का भी होता होगा। अच्छा, एक और बात, ये पूरे के पूरे पहाड़ का एरिया अगर 2 है तो आधे पहाड़ का एरिया क्या होता होगा, 1 होता होगा। सिंपल सी बात है। इस पूरे पहाड़ का एरिया अगर 2 है तो आधे पहाड़ का एरिया क्या होता होगा, 1 होता होगा। तो उसको हम कॉस में यूज करेंगे। ये नोट करें, फिर कॉस वाला ग्राफ भी देखते हैं। तो कॉस वाला ग्राफ भी मैं बना दे रहा हूं आपके सामने।
मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने तो ये ग्राफ याद करके रखे थे जब मैं स्टूडेंट था तब, और बहुत फायदा मिलता था, और उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूं कि आप लोग भी इन ग्राफ को याद कर लो। तो देखिए, जो cos x वर्सेस x का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। होता साइन की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है साइन वाला यहां 0 से स्टार्ट हुआ था, ये ऊपर से स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी कुछ वही चलता है, यहाँ 0 कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं मैं पहले। इसमें यहाँ 0 आता है, देन यहाँ पर π/2 आता है, देन यहाँ पर आते आते ये 3π/2 हो जाता है, और ऐसे ऐसे इसका कहानी आगे बढ़ती रहती है। अब देखो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर पूरे पहाड़ का एरिया 2 है तो आधे पहाड़ का क्या एरिया होता होगा, 1 होता होगा। तो ये जो इतना पहाड़ दिख रहा है आपको, ये पहाड़, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो पूरी खाई है ना, आधी खाई थोड़ी है, ये पूरी खाई है, तो इसका एरिया क्या लिखा जाएगा, -2। ठीक वैसे ही ये देखो, ये पूरा पहाड़ है तो इसका एरिया क्या होता होगा, 2 होता होगा। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं आपसे पूछा जाता इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx 0 से लेकर के 3π/2 तक। मान लो 0 से 3π/2 तक पूछा जाता। 0 से 3π/2 मतलब यहां से यहां तक का एरिया, मतलब इतना एरिया, इतना एरिया मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। फिर से बोल रहा हूं, 0 से 3π/2 तक इतना एरिया, मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो ये एरिया 1 था, ये एरिया -2 था, तो यह जाता 1 प्लस -2, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, और अपना आंसर आ जाएगा -1। तो ऐसे ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इंटीग्रेशन खत्म होता है। देन हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।